नमस्कार, देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज हम खुददारी की एक ऐसी कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिन्होंने 30 साल तक लंबा संघर्ष किया है। मोनालिसा इस महिला का नाम है जिन्होंने अपने संघर्ष की दास्तां खुद लिखी है। वो खुद ही इस कहानी को बयां करती है, वो खुद ही इस कहानी को बताती है कि साल तो मुझे याद नहीं है, लेकिन देश में शायद इंदिरा गांधी की सरकार थी और देश में रिफ्यूजियों के एक बड़े जत्थे को अलग जगहों पर बसाने की कवायद देश भर में चल रही थी। वो बताती है कि मेरे पापा की कई दफ़ा सरकारी नौकरी लगी, लेकिन उन पर बिजनेस करने का ऐसा भूत सवार था कि उन्होंने कई बार सरकारी नौकरियों को ठुकरा दिया और इसी बीच पापा को रिफ्यूजियों को बसाने का काम मिला। उस समय हम लोग बस्तर में रहते थे, यहाँ हर तरफ जंगल ही जंगल थे। ऐसे में आबादी को बसने बसाने का काम एक चुनौती भरा था और इस पूरे इलाके में कोई सुख सुविधा नहीं थी, मेडिकल एजुकेशन फैसिलिटी भी नहीं थी। और इसी बीच जंगल के बीच में रोज अचानक पापा बीमार हो जाते थे। घर पर माँ रहती थी और हम 3 छोटे छोटे बच्चे थे। हॉस्पिटल कई कोसों दूर थी। जब तक माँ कुछ कर पाती, पापा हम सबको छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गए। पापा की जब मौत हुई तो मैं महज 1 साल की थी, यानी छोटी बच्ची थी। ये कहानी खुद मोनालिसा बताती हैं। बातचीत के दौरान वो बताती हैं, थोड़ा मुस्कुराती भी हैं, थोड़ा हंसती भी हैं और रोती भी हैं, लेकिन उनका एक दर्द अलग ही महसूस संघर्ष की कहानी बताता है। ऐसा महसूस होता है कि वो कई सालों तक संघर्ष से जूझती रही है और कड़ा संघर्ष उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, एक दर्द उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। वो जानबूझकर जोर जोर से हंसकर अपने आंसू छुपाने की शायद कोशिश करती हैं। मोनालिसा कहती है कि जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देख लिए हैं कि अब मेरा कलेजा अब पत्थर का हो चुका है। लंबे संघर्ष के बाद आज हम एक सफल बिजनेस वुमन हूँ और बस इसी बात से मैं खुश रहती हूँ। मोनालिसा सबसे पहले मार्केटिंग एजेंसी चलाती थी और उस कंपनी का टर्नओवर करीब 30 करोड़ रुपए था। और उसके बाद उन्होंने वेलनेस को लेकर एक अपनी नई कंपनी बनाई, एक अलग पहचान बनाई। इसके जरिए वो अपने अकेलेपन और घरेलू हिंसा, कॉर्पोरेट टॉर्चर जैसी तमाम चीज़ों को लेकर लोगों में अवेयरनेस यानी कि जागरूकता फैलाती हैं। वर्कशॉप ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, काउंसिल भी करती हैं। इसके अलावा भी उनकी एक निजी कंपनी है। पिछले 30 साल से मोनालिसा दिल्ली के साकेत नगर में रहती हैं और यहीं पर उनकी कहानी की संघर्ष की जो कहानी है वो निकल कर सामने आई है। मोनालिसा इस पूरी कहानी को बयां करती हुई कहती है कि पापा की मौत के बाद हम लोग बस्तर में ही रहते थे। मैं 1 साल की छोटी बच्ची थी और एक बच्चे के लिए बाप का प्यार कैसा होता है, मैं हमेशा उस प्यार के लिए तरसती रही हूँ। हालांकि माँ ने हमको पाला है, माँ ने ही सभी बच्चों को पाला पोसा है, बड़ा किया है और माँ की शादी करीब 15 साल की उम्र में हो गई थी। हालांकि शादी के बाद उन्होंने पढ़ाई पूरी की। जब पापा दुनिया से चले गए तो माँ ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया और उस वक्त आसानी से शासकीय नौकरी मिल जाती थी और मिल जाया करती थी। उन्होंने भी ये कहा कि मेरी माँ ने इस बात का प्रयास किया कि उनको सरकारी नौकरी मिले और शायद उनको नौकरी मिल गई। मुझे याद है कि मेरे भाई को कमरे में बंद करके माँ ऑफिस जाती थी। बहन की शादी हो चुकी थी। बचपन की तमाम बातें सुनाते सुनाते मोनालिसा के होंठ कांपने लगते हैं और वो ठहर सी जाती है। थोड़ा रुककर कहती है कि किसी का एक बार रेप या बलात्कार हो जाता है। मेरे साथ तो 5 साल की उम्र से लेकर 17 साल तक की उम्र तक न जाने कितनी दफ़ा मैंने रेप की जो दास्तान है उसको झेला है और कितने लोगों ने मेरे साथ में गलत किया है, जिसमें कुछ अपने भी थे और कुछ गैर भी थी। मोनालिसा कहती है कि माँ तो ऑफिस चली जाती, लेकिन वो आसपास के रहने वाले एक व्यक्ति जिन्हें वो भाई बोलती थी, उन्हें मेरा ध्यान रखने के लिए बोलकर माँ जाती थी। वो मेरे घर पर आते थे। उनके ऑफिस जाने के बाद में बगल के में रहने वाले जो मुँह बोले मामा है, वो मेरे घर पर ही रहते थे। मुझे आज भी पूरी तरीके से याद है कि वो मेरे साथ गलत करते थे। मैं असहज महसूस करती हूँ जब माँ आती है, उन्हें बताती है तो माँ यही कहती है कि तुम रोज़ रोज़ नई कहानी किस्से बनाती रहती हो, झूठ बोलती हो। एक बार तो हद ही हो गई। मेरे घर के आसपास एक घना जंगल था, तो वो मुँह बोला मामा मुझे बीच जंगल में लेकर चला गया। उसने मेरा रेप किया। जब ये बात आसपास के इलाकों में फैली
तो माँ के कानों में ये बात पहुंची और तब जाकर माँ को इस बात का एहसास हुआ, इस बात का यकीन हुआ कि शायद मेरे साथ में कुछ गलत हो रहा है। इससे पहले माँ ने कभी मेरी बात नहीं सुनी। माँ से जब मैं ये बात कहती थी, माँ हमेशा ये डांट कर मुझे गलत साबित कर देती थी कि तू रोज नई नई बातें बनाती है, झूठ बोलती है। इसके बाद में केस हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे। तब मैं करीब 9 से 10 साल की हुआ करती थी। तारीख पर कोर्ट जाना पड़ता था। मुझे कटघरे में स्टूल पर खड़ा करके मेरे बयान लिए जाते थे। मैं हमेशा सोचती रहती थी कि मेरे पास मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और आज उसी तरह के कोई ऐसा कानून नहीं था जो मुझे न्याय दिला सके। आज जो कानून है पॉक्सो एक्ट, वो उस वक्त नहीं हुआ करता था और सिस्टम का हिस्सा नहीं था। पॉक्सो एक्ट 2012 में आया और फिर क्या आसपास के लोग, माँ, सब यही कहते थे कि मेरी इज्जत चली गई। मैं बहुत ज़्यादा समझ ही नहीं पाती थी। माँ का कहना था कि कुछ भी हो जाए, रहना तो इन्हीं लोगों के बीच में है। ऐसे में ज़्यादा विरोध नहीं कर सकते और इस सिचुएशन में मैं खुद को कमरे में बंद करके रहने लगी, अपने आप को अकेला महसूस करने लगी। मैंने लंबा वक्त जो है कमरे में ही गुजारा है। कमरे में बैठे बैठे मैं हमेशा यही बात सोचती रहती कि जो मेरे साथ में हो रहा है, क्या सभी के साथ ऐसा होता है और सिर्फ मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इस दौरान एक ही चीज़ थी जो मुझे अच्छी लगी कि हमारे घर में किताबें बहुत हुआ करती थी। मेरी उन किताबों से दोस्ती सी हो गई। अलग अलग तरह की किताबें मैं पढ़ने लगी। शुरू में तो मुझे डॉक्टर बनना था। शायद मन में रहा होगा कि पापा को यदि समय पर मेडिकल फैसिलिटी मिल गई होती तो वो आज हमारे बीच में होते और शायद मैं डॉक्टर बन गई होती। इसी बीच मेरी बड़ी बहन को पहला बच्चा हुआ जब वो 14 साल की थी और मेरी उम्र करीब 16 वर्ष तकरीबन रही होगी। मेरे जीजानी जी ने मुझे जमशेदपुर लेकर चले गए, वहाँ बुला लिया। माँ ने 2 टूक कहा कि वहीं जाओ, बच्चे की देखभाल करो और थोड़ा बहुत वहाँ पर पढ़ लेना। ये फैसला करना मेरे लिए बहुत कठिन था। दरअसल मैं घर में सबसे छोटी थी। माँ हमेशा यही चाहती थी कि एक छोटा बेटा होता और बेटी होती। मैं तीसरी बेटी हूँ तो शायद उन्हें लगता था कि मैं अनचाही बेटी हूँ। मेरे घर में तो ज़रूरत ही नहीं थी। माँ बात बात पर ये मुझे ताना मारती थी, कहती थी कि तुझे अनचाही है और गुस्से में झल्ला कर यहाँ तक कह देती थी कि तुझे लेकर कौन आया था, न्योता देने गया कौन था, तुम तो बिना बुलाए मेरे घर आई हो, तुम नहीं होती तो कितना बढ़िया होता, कितना अच्छा होता। ये बात आज भी मेरे दिमाग में गूंजती है। ये बात भी मेरे दिमाग को हमेशा खटकती रही और इस वजह से मैं कुछ करने की इच्छा जगाती रही। ये सारी कहानी जो है मोनालिसा खुद ही बताती है। मोनालिसा बताती है कि खुद की बदौलत मैंने आज ये सब कुछ हासिल किया है, ये सारी प्रॉपर्टीज बनाई है। नहीं तो आज से 35 साल पहले घर से खाली हाथ भागकर मैं दिल्ली आ गई थी। मोनालिसा के साथ एक घटना जमशेदपुर में भी घटी, उसका वृत्तांत भी वो बताती है। मोनालिसा कहती है कि जमशेदपुर में जब मैं अपनी बहन के यहाँ गई तो वहाँ मेरे खुद के जीजाजी ने मेरे साथ गलत काम किया। वो हमेशा ऐसा करते थे। इस बात की जानकारी मेरी बहन को लगी ज़रूर थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि मैं वहाँ पढ़ाई कर रही थी। इस बात का विरोध मैंने कभी नहीं किया। जिस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ वहाँ साइंस नहीं था। मजबूरी में मुझे कॉमर्स का विषय लेना पड़ा और कॉमर्स की पढ़ाई करनी पड़ी। कक्षा 12वीं खत्म होते ही माँ ने कहा कि अब मेरी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है, तुम्हारी शादी कर देती हूँ, जो भी करना हो, जो भी पढ़ना लिखना हो, शादी के बाद करना। उस वक्त मेरी उम्र महज 17 साल की थी और बहन ने स्टूडियो में ले जाकर मेरी एक अच्छी सी तस्वीर एक लड़के वालों के घर भेजकर एक क्लिक करवा दी। मेरे लिए उन लोगों ने एक रिश्ता देख रखा था। लड़का आर्मी में था। मेरी उम्र उस लड़के की उम्र उस वक्त 34 साल की थी और यह सब जानकर मैं हैरान हो गई। मैं कांपने लगी कि मैं 17 साल की लड़की और वो 34 साल का लड़का, मतलब मेरी दोगुनी उम्र के लड़के के साथ मैं शादी करूं। किसी को समझाने का कोई फायदा नहीं था। हार कर मैंने घर से भागने का फैसला किया। इसके बाद मैं भागकर दिल्ली चली गई। जिस वक्त मैं दिल्ली आई थी उस वक्त मेरे पास महज 2000 रुपये थे और ये बात साल 1994 की रही होगी, जब एक जानने वाले के यहाँ मैं करीब 15 दिन तक रही। उसके बाद उसने कहा कि ये बहुत हो गया, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और यहाँ से दफा हो जाओ। उन्होंने भी कई ताने मुझे मारे। बड़ी मुश्किल से मैंने एक छोटी सी नौकरी ढूंढी, बरसाती में रहने लगी और इसी बीच मैंने शादी कर ली। लड़का घर के पास का ही था। उस वक्त मुझे लगा कि ज़िंदगी में जो एक मर्द की कमी रही बाप के रूप में, वो अब पति के रूप में मुझे पूरी हो सकती है।
और देखिए किस्मत का खेल कि शादी महज 6 साल तक ही चल सकी। पति शराब का आदी हो चुका था, दिन रात बस शराब शराब और शराब। तंग आकर मुझे उससे अलग होना पड़ा। मोनालिसा आगे बताती है कि मैंने 2 शादी की, दोनों ही बार पति चुनने को लेकर मेरा जो फैसला था वो गलत साबित हुआ। दूसरी शादी तो 17 साल तक चली, हमारा अच्छा खासा बिजनेस यानी कि व्यापार हुआ था और ये शादी मैंने एक क्लाइंट से ही की थी। बिजनेस के सिलसिले में हम नज़दीक आते चले गए और शादी के बाद मुझे एक बेटी हुई। 5 साल के लिए मैंने बिजनेस से ब्रेक ले लिया और इसी बीच में फिर से सब कुछ खत्म। दूसरा पति भी शराब और नशे का आदी निकला। पहले पति ने तो कभी मेरे साथ मारपीट नहीं की थी, लेकिन दूसरे पति ने तो सारी हदें पार कर दी। मुझे याद है कि जब उसका गुस्सा बढ़ता तो चिल्लाते, लड़ते, झगड़ते और मेरे पूरे कपड़े फाड़ देते। एक बार तो मेरे गोद में बेटी थी, शराब के नशे में वो धुत था, उसने मुझे साड़ी से उठाकर बाहर फेंक दिया। मैं खून में रंग गई, मेरे सिर से खून निकल रहा था, शरीर से खून निकल रहा था। बेटी बड़ी हो रही थी, वह लगातार इन चीज़ों को देखती रही और एक दिन उसने कहा कि माँ, या तो मैं घर से चली जाती हूँ या आप इस आदमी से पीछा छुड़ा लो। बेटी की बातों को सुनने के बाद मैंने डिवोर्स लेने का फैसला किया। उस वक्त मैंने यह नियति मान ली थी कि अब लगता है कि मेरी सोच कितनी गलत थी और अब मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ। तो ये कहानी बता दें आपको, खुददार और संघर्ष की है। उन्होंने कहा कि पहले मेरे पिता का देहांत हुआ, माँ ने मुझे पाला और माँ ने जिसे भाई कहती थी उसी ने मेरे साथ दुष्कर्म किया। 5 साल की उम्र से लेकर 17 साल की उम्र तक कई दफ़ा मेरा रेप हुआ और इस बात का मुझे कोई एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे साथ दरअसल हो क्या रहा है। मैंने 2 शादियां की, दोनों ही टूट गई। 30 साल तक मैंने लंबा संघर्ष किया है। उसके बाद अब 30 करोड़ की मैं कंपनी की मालकिन हूँ, 3 कंपनियां मेरे नाम हैं और इस सारी संघर्ष की दास्तां जो है मोनालिसा की है। उन्होंने खुद ही इस बात को स्वीकारा है और अपनी कहानी को बताया है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में इतना ही। कल फिर नई कहानी के साथ में मिलेंगे। तब तक आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।